और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में एनआईए की बड़ी छापेमारी। दाऊद के ठिकानों पर एनआईए का छापा। मुंबई में एनआईए की कई जगहों पर छापेमारी की गई है। जी हाँ, बता दें कि करीब 20 जगह है जहां पर छापेमारी की गई है। उनमें से नागपाड़ा, गोरेगांव, बोरीवली भी है। 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी का कई इलाकों में अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है। तो दाऊद के शार्प शूटर, ड्रग्स तस्कर पर भी छापे मारे गए। कई हवाला ऑपरेटर्स के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। डी कंपनी के खिलाफ एनआईए का मुंबई में ये बड़ा अभियान देखा जा सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि दाऊद के जो भी शार्प शूटर हैं, गुर्गे हैं, ड्रग तस्कर हैं और अवैध रैकेट चलाने वाले हैं, हवाला कारोबारी हैं, सबको चुन चुन के एनआईए निशाने पर ले रही है। और मुंबई में एक बड़ा अभियान चल रहा है। ईडी का कई इलाकों पर छापा मारा जा रहा है, तलाशी ली जा रही है। बता दें कि कुछ दिनों से ईडी लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रही है डी कंपनी पर। तो ये बड़ी खबर जहां पर दाऊद के शार्प शूटर, ड्रग तस्कर पर छापे मारे जा रहे हैं। एनआईए की ये बड़ी छापेमारी है। कई हवाला ऑपरेटर्स के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। तमाम लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। डी कंपनी के खिलाफ एनआईए का मुंबई में ये बड़ा अभियान चल रहा है। ईडी का भी कई इलाकों में तलाशी अभियान चल रहा है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। एनआईए ने समीर हिंगोरा को हिरासत में लिया है। समीर हिंगोरा से एनआईए पूछताछ कर रही है। समीर हिंगोरा ने संजय दत्त को दी थी AK-56 राइफल। तो बड़ी खबर जहां पर संजय दत्त को हथियार देने में समीर का मुख्य रोल था। समीर हिंगोरा को हुई थी 9 साल की सजा। तो इस पूरे मामले को लेकर समीर हिंगोरा से एनआईए पूछताछ कर रही है। अब देखना होगा कि समीर हिंगोरा से क्या कुछ पूछताछ में सामने निकल कर आता है। समीर हिंगोरा वही है जिसने AK-56 संजय दत्त को दी थी और इस आरोप में समीर हिंगोरा को 9 साल की सजा भी हुई थी। आपको बता दें कि डी कंपनी के खिलाफ सिर्फ एनआईए ही नहीं है, ईडी भी इनके पीछे है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अभिषेक, एनआईए समीर हिंगोरा से पूछताछ कर रही है। बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार पूछताछ में क्या सामने आ सकता है। और अब इस तरह से नजर आ रहा है कि अब जांच का दायरा जरूर बढ़ेगा। तमाम लोगों से पूछताछ अभी और भी होगी। बिल्कुल, देखिए जांच का दायरा बिल्कुल बढ़ चुका है। देखिए 3 लोगों को जब डिटेन किया है एनआईए ने, साफ समझ में आता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा मामला होता जा रहा है और बहुत बड़े लोग गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए कयूम से लेकर समीर हिंगोरा से लेकर सुहेल खंडवानी वह नाम है जो कि बहुत बड़ा नाम अपने आप में मुंबई कहा जाता है, जो कि माहिन दरगाह के और हाजी दरगाह के दोनों के ट्रस्टी हैं। और इन्हें डिटेन किया गया, गिरफ्तारी भी हो सकती है कुछ समय बाद कह सकते हैं, क्योंकि तमाम जानकारी इनके पास से मिली, तमाम दस्तावेज हाथ लगे हैं। दस्तावेज वह हाथ लगे हैं जो फरवरी महीने में एनआईए ने FIR दर्ज की थी। उस FIR में यह साफ साफ था कि दाऊद कैसे आज भी टेरर फंडिंग कर रहा है, कैसे हवाला का पैसा यूज हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि उसके निशाने पर कैसे देश के बड़े राजनेता और साथ ही बड़े बिजनेसमैन हैं जो जिनके कहीं के सुपारी लेकर कहीं बड़ा काम करने का प्लान था। इतना ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे राजनेता और कुछ ऐसे बिजनेसमैन है जो ईडी के निशाने पर है कि वह भी उनकी मिलीभगत क्या दाऊद से है क्या, इस बात की भी जानकारी एनआईए लगा रही है। ईडी पहले जांच पड़ताल कर रही है। यानी मामला बहुत बड़ा है और इसीलिए एनआईए एक साथ 20 जगह पर रेड कर यह साफ दिखा दी है कि ये मामला आगे और बढ़ने वाला है और इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। हालांकि अभी 3 लोग डिटेन किया गया है, लेकिन ये गिरफ्तारी में तब्दील हो सकती है। चलिए ठीक है अभिषेक, बने रहिए आप हमारे साथ। आपसे हम आगे भी सब तमाम चीजों को लेकर जिक्र करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल की रिपोर्ट देखिए और उससे काफी सारी चीजें आपको समझ आएंगी। एनआईए का शिकंजा दाऊद इब्राहिम के डी गैंग पर कसता दिखाई दिया। एनआईए ने करीब 20 से ज्यादा ऐसे लोकेशन थी मुंबई और मुंबई के आसपास जहां पर रेड की और कई लोगों को अपनी हिरासत में लिया है। इन सभी जो रेड की गई थी ये सभी व्यक्ति कहीं ना कहीं डी गैंग से संबंध रखते हैं। इनमें से कोई बिजनेसमैन था तो कोई हवाला ऑपरेशन का काम करता है, कोई शार्प शूटर है, कोई बुकी है और कोई अन्य व्यवसाय में काम करता है। ये सभी लोगों पर डी गैंग से संबंध रखने का आरोप है। एनआईए ने फरवरी में गृह मंत्रालय के आदेश पर एक FIR दर्ज की गई थी। कहा गया था इस FIR में कि भले ही दाऊद इब्राहिम देश छोड़कर भाग चुका हो, लेकिन अभी भी अपने एसोसिएट्स के साथ, अपने गुर्गों के साथ देश भर में टेरर एक्टिविटी और टेरर फंडिंग का काम करता है। उसी के बाद एनआईए जांच कर रही थी और सोमवार के दिन 20 से ज्यादा ऐसे लोकेशन है जहां पर रेड की गई। मुंबई के नौपाड़ा, गोरेगांव, बांद्रा, अंधेरी
मुंबई से सटे भिवंडी, मुमरा ऐसे कुछ इलाके थे जहां पर एनआईए ने रेड की। इस रेड में एनआईए ने सबसे पहले सलीम फ्रूट वाला, जो कि छोटा शकील का साड़ू लगता है, ब्रदर इन लॉ, उसको हिरासत में लिया। सलीम फ्रूट वाला से इससे पहले ईडी ने भी पूछताछ की थी। 2006 में यूई से उसका प्रत्यर्पण हुआ था, जिसके बाद उस पर मोकोका भी लगाया था। 2010 में वो जेल से रिहा हुआ था। इसके बाद सोहेल खंडवानी मुंबई के माहिम और हाजिली ट्रस्ट का ट्रस्टी है, दरगाह का ट्रस्टी है। ये नवाब मलिक के बेहद ही करीबी है, इसे भी डिटेन किया गया है। कयूम शेख 93 बम ब्लास्ट का आरोपी है, इसके ऊपर केस भी चल रहा था, उसे भी एनआईए ने अपनी हिरासत में लिया है। तो कुल मिलाकर 20 से ज्यादा ऐसे लोकेशन थे जहां पर एनआईए ने रेड की है और आने वाले दिनों में और भी जो गुर्गे है, जो व्यक्ति है जो दाऊद गैंग से संबंध रखते हैं, उनको हिरासत में लिया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ अंकुश जायसवाल, इंडिया न्यूज मुंबई। जी अभिषेक, वापस आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे अभी जिन जगहों पर छापेमारी चल रही है, कौन कौन से लोग टारगेट पर हैं? उनमें क्या कोई नेता, मंत्री, अभिनेता भी शामिल है? क्योंकि अभी तक हम जो सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो गुर्गे हैं, साथ ही साथ हवाला कारोबारी भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़े जो गुर्गे जो हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तारी में आगे तब्दील हो सकती है, या कोई आम गुर्गे नहीं, यानी कि कनेक्शन बहुत बड़े बड़े हैं। आप जो समीर हिंगोरा की बात करें, समीर हिंगोरा वह शख्स है जिसने संजय दत्त को AK-47 जो 93 ब्लास्ट में जो AK-47 56 जो यूज किया गया था, जो उनके पास से बरामद किया गया था, वह दिया था। तो यानी किस तरीके से इनके जो तार है काफी लंबे जुड़े हुए हैं। देखिए अब तक किसी अभिनेता का नाम सामने तो नहीं आया, लेकिन हाँ, राजनेता से लेकर कई बड़े बिजनेसमैन राडार पर एनआईए के हैं और उनसे कभी भी पूछताछ हो सकती है, या यूं कहें कि उनकी यहाँ भी रेड हो सकती है। लेकिन कौन है अब तक उसके नाम जाहिर करना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि कई बड़े नाम हैं। देखिए उसमें अगर नाम है, अगर जो सामने आ रहा है, हमारे साथ आगे भी हम खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, राणा दंपति को सेशंस कोर्ट से नोटिस, जमानत की शर्त तोड़ने पर कोर्ट ने नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि जिस वक्त राणा दंपति को सेशंस कोर्ट ने जमानत दी थी, साथ में कई शर्तें भी रखी थी। उनमें से एक शर्त थी कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगे, लेकिन बाहर आते ही उन दोनों दंपति ने मीडिया से बात की और अगर नवनीत राणा की बात करते हैं, उन्होंने सीधा सरकार को चैलेंज तक कर दिया था। और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर ये कहा जा रहा है तो जमानत क्यों ना रद्द की जाए। सेशंस कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आपको जो शर्त मानने के लिए कहा गया था, आपने वो शर्त तोड़ी, मीडिया से बात की है। राणा दंपति की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। नवनीत राणा का शिवसेना पर निशाना, बड़ी खबर, नवनीत राणा ने शिवसेना पर निशाना साधा है। मेरे साथ जो हुआ उसकी शिकायत करूंगी, ये नवनीत राणा ने कहा है। जो मेरे साथ हुआ है वो मीडिया को बताया उन्होंने। फडणवीस से राज चलाना सीखे उद्धव, सीधी सीख दिया उन्होंने। उद्धव ने बीजेपी की पीठ में छुरा घोंपा, किसी के नाम पर बैठकर खाना गलत है, ये नवनीत राणा ने बड़ा आरोप लगाया है। नवनीत राणा ने सीधे शिवसेना पर एक बार फिर से वार किया है, निशाने पर लिया है उद्धव को। पिछली बार भी जब बाहर आई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ चुनाव लड़के दिखाएं। पूछा मुझे कि मेरा पर्पस क्या है दिल्ली आने का, क्योंकि मेरा अधिकार एक घर है। मेरा लोकसभा का जो मैं अधिकार लेके आती हूँ वो दिल्ली ही लेके आती हूँ, और सब अधिकारों का इस्तेमाल और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का घर मेरा दिल्ली है, जहाँ पर पार्लियामेंट जिसे कहते हैं। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में जो भी दुर्घटना हमारे साथ हुई, दुर्व्यवहार हमारे साथ हुआ, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एज ए MLA हमारे साथ जो भी हुआ, उसके अगेंस्ट में जो मैंने मुंबई कार्रवाई करने के लिए दी है, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो आज मैं दिल्ली में उसी के अगेंस्ट में आई हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं सभी जितने भी बड़े लीडर्स और जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो वुमेन्स को रिस्पेक्ट करते हैं सेंटर के द्वारा, उनके पास आके उनको मिलके मेरी पीड़ा मेरे साथ में जो हुआ उनको बताऊंगी। आज मैं दिल्ली जाने वाली हूँ और दिल्ली जाके पहले तो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि हमने कोर्ट का हमेशा सम्मान किया है और मैं करती आ रही हूँ, और ये भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति कोर्ट का सम्मान करता है, उसी तरीके से हम भी करते हैं। कोर्ट हैज गिवन स्पेशल 9 ऑर्डर्स कि वो सब्जेक्ट पर हम कोई भी बात नहीं करेंगे। हमने ऑफेंस के बारे में बात नहीं की, हमने किस तरीके से ऑफेंस लगाया उसके बारे में बात नहीं की। वो सब बातें बाजू में रख के जो मेरे साथ लॉकअप से लेके जेल में हुआ
मेरी हेल्थ इश्यू को लेके जिस तरीके से उन्होंने अवॉइड किया, वो सब चीज़ों पे मेरा बात करना, लोगों को सामने ला के बताना। अगर एक लोक प्रतिनिधि के साथ में ऐसा हो सकता है तो एक आम पब्लिक के साथ में किस तरीके से व्यवहार होता है, ये मेरा बोलना बहुत ज़रूरी है। और एज ए लोक प्रतिनिधि संविधान ने मुझे अधिकार दिया, मेरा अधिकार मुझसे किसी ने नहीं छीनना चाहिए। मैं आपको ये बताती हूँ कि दिल्ली जाकर मेरे देश के, हमारे देश के जो महिलाओं को रिस्पेक्ट करने वाले, जो महिलाओं के प्रति भावना रखने वाले, ऐसे हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हम जिस सभागृह के मेंबर हैं, ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम बिरला साहब, इनको जाके जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं उनके अगेंस्ट कंप्लेंट देने वाली, क्योंकि महाराष्ट्र में मैंने कंप्लेंट दे के भी जिन्होंने खुलेआम गुंडेशाही के शब्दों में मुझे कहा कि इनको 20 फुट गाड़ देंगे और शमशान में इनके जलाने के लिए सामग्री भी पहुंचा दी गई है, तो मुझे लगता है इसके अगेंस्ट में दिल्ली जाके, जहां मेरा घर है, वो पुलिस स्टेशन जाके हम कंप्लेन करेंगे और जितनी भी चीजें लॉकअप से जेल तक हुई है उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की मांग करूंगी मैं। और ऐसे कोई भी लोक प्रतिनिधि हो या आम व्यक्ति, नागरिक हो या महाराष्ट्र के या देश का, उसके साथ ऐसी दुर्घटना नहीं होगी। देश में हनुमान चालीसा पढ़ना मतलब देशद्रोह हो जाता है, ये तो प्रश्न मैं सभी को पूछ रही हूँ। और महिला, पहली महिला है खासदार MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे जेल तक पहुँचाया गया। और क्या गुना, हनुमान चालीसा पढ़ा मैंने। तो आज मैं केंद्र सरकार से वही मांग करने आई हूँ। आज बिरला साहब से मिलने वाली हूँ, सर ने मुझे टाइम दिया है, समय दिया है। मैं अमित शाह जी को भी, HM को, हमारे होम मिनिस्टर, जो महिलाओं के लिए, पूरे देश के हर एक व्यक्ति के लिए जो रिस्पेक्ट और सम्मान रखते हैं, उनसे जाके मैं गुहार लगाऊंगी कि केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से जो CP ने, कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ मुंबई, जिन्होंने जो कार्रवाई की है, जो दबाव में आकर जो अपनी मन मर्जी से जो कार्रवाई की है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, वो मांग जरूर करूंगी। तो आपने सुना, नवनीत राणा ने अपना पक्ष रखा कि कोर्ट ने कहा था कि जिन मुद्दों को लेकर कोर्ट में मामला है उनको लेकर आप मीडिया से बात नहीं करेंगी। अपना दर्द बयां करते हुए उन्होंने कहा सांसद है इसलिए जाके ओम बिरला से भी वो बात करेंगी, साथ ही साथ अमित शाह से भी बात करेंगी, सेंटर तक अपनी बात पहुंचाएंगी। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, जानना चाहेंगे नवनीत राणा किस तरह की, उन्होंने जो बात कही, उन्होंने साफ कहा है कि वो जाके अब दिल्ली में अपनी बात रखेंगी, माननीय कोर्ट की हर बात का वो सम्मान करती हैं। और देखिए, नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा दोनों दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब देखना होगा कि जो ओम बिरला की बात कर रही हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनसे किस शिकायत होती है और क्या एक्शन होता है। देखिए, यह तो साफ है कि उन्होंने पहले भी शिकायत की थी, उसके आप एक्शन हुआ और वहां से मुंबई, महाराष्ट्र सरकार से और मुंबई पुलिस से बकायदा रिपोर्ट मांगी, तो रिपोर्ट भी सौंप दी गई थी। जो भी नवनीत राणा ने आरोप लगाया है, पूरी तरह आरोप निराधार है, गलत आरोप है, ऐसा महाराष्ट्र सरकार तरफ से रिप्लाई जा चुका है। लेकिन अब दिल्ली जाकर वह किस तरीके से इस मामले बात रखती है वो देखना होगा। लेकिन देखिए, इस बीच मामला कोर्ट फिर से पहुंच चुका है। जो सरकारी वकील हैं आज कोर्ट में, उन्होंने फिर से, जिस कोर्ट ने जमानत दी थी उस कोर्ट में उन्होंने फिर से एक बार याचिका कहा कि जिस तरीके से आपने आदेश दिया था कि मीडिया से बात ना करें, उन्होंने मीडिया से बात करके तमाम मुद्दों पर बात किया है। और यही कारण है कि 18 मई तक उन्हें अपना रिपोर्ट कोर्ट को सौंपना होगा, उन्हें जवाब देना होगा। और कोर्ट ने साफ शब्दों में यह भी कहा है कि आपकी जमानत क्यों उन्हें कैंसिल कर दी जाए। यानी इसकी मुश्किलें लगातार महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है। भले दिन जाकर साथ कुछ दिलासा मिले, लेकिन महाराष्ट्र में मुश्किलें बढ़ रही नहीं। आपको बड़ी खबर बता दूं, आपको जो शर्त मानने के लिए कहा गया था वो शर्त आपने तोड़ दी है, तो क्यों ना आपकी जमानत याचिका रद्द कर दी जाए। कोर्ट की तरफ से अगला रुख क्या हो सकता है, और इसके बाद आपसे समझना चाहेंगे इस पर नवनीत राणा की तरफ से क्या एक्शन या किस तरह की शिकायत या क्या जवाब वो दे सकती है। बिल्कुल, देखिए, यह जो कोर्ट की तरफ से बिल्कुल साफ साफ कह दिया गया कि 18 मई तक उन्हें अपना रिप्लाई कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा। यानी 18 मई तक का उनका समय है। 18 मई तक क्या क्या वह दाव पेच कानूनी खेल सकते हैं वो कोर्ट को बताना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपको देखिए मुश्किलें लगातार महाराष्ट्र में इसलिए बढ़ रही है कि उनके जो घर है, जो मुंबई के खाड़ इलाके में जो घर है, उस घर पर BMC की टीम आज गई हुई थी। उस BMC के अपने सर्वे में आज कई सारे इलीगल चीजें पाई गई है। BMC ने साफ साफ कह दिया कि हमने जो सर्वे किया है उसमें गलत काम बहुत तरीके से हुआ, इसलिए हम नोटिस देंगे। यानी आने वाले समय में यह साफ समझिए कि उनके घर पर भी BMC का थोड़ा चल सकता है। और BMC ने इतना प्लान कर लिया है क्योंकि उनके पास इलीगल मिले। यानी चौतरफा कोर्ट की तरफ से जो उन्होंने कोर्ट का अवमानना की बात सामने आई है, दूसरा घर में जो इलीगल काम किया है वो सामने आया है। चौतरफा महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस कहेंगे घेरने का काम नवनीत राणा कर रही है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। तो लगातार नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, कोर्ट की तरफ से भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और वहां बीएमसी की तरफ से भी मुश्किलें अब बढ़ रही हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।